बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका हमारे अतीत विषय का पहला चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ें और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें ताकि आपको जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए जाएंगे वे अच्छे से समझ आ जाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका पहला चैप्टर और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। तो देख रहे हैं ना बच्चों, ये है आपका पूरा पाठ और इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। हम आपको ये पाठ इसलिए यहाँ पर पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि इसमें ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको इस पाठ को पढ़ने के लिए थोड़ा समय आपकी पुस्तक में भी मिल जाएगा। इससे आप अच्छे से इसे याद भी कर पाएंगे और समय की भी आपकी बचत हो जाएगी। इसलिए बच्चों, आप ध्यान से इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें, चाहे यहाँ से पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया और इस पाठ के बाद हम आपको दिखाते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप उन्हें चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और चाहे वीडियो से आप उन्हें याद कर सकते हैं। इसलिए आप बार बार वीडियो देखें, सुनें और समझें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर और पहला प्रश्न आपको पूछा गया है। आप देखें, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि विदेशी किसे माना जाता था। इसके बाद बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत। और देख सकते हैं आप, पहली बात यह है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। क्या ये सत्य है बच्चों? दूसरा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। क्या ये सत्य है? और तीसरा है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। क्या ये सत्य है? और घ है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। क्या ये सत्य है? चलिए जान लेते हैं उत्तर। पहला जो क है आपका सही है, सत्य है बच्चों, और दूसरा भी सही है, तीसरा सही है और चौथा गलत। तो आप समझ गए ना। यहाँ पर जो है, जो आपके यहाँ पर जो है चार यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न ये वाले। तो यहाँ पर ये पहले वाला सही है, ख वाला भी सही है और इसके बाद ग वाला भी आपका सही है और घ वाला ये है गलत। ठीक है ना, आप समझ गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है अंतिम वाला जो है आपका सही नहीं है। इस प्रकार से आप उत्तर बनाएं अपने। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें आप, तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। तो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर क, ख, ग और इनके बीच में यहाँ पर जो है रिक्त स्थान छोड़ा गया है आपके लिए। तो आप इसको कैसे भरेंगे? आइए यहाँ पर देखें, पहला क क्या है, अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं यहाँ पर लिखेंगे आप। ख वाला यहाँ पर भरेंगे आप और 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, उसका नाम यहाँ पर आएगा। और ग वाला है, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जगह है और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है उत्तर कैसे लिखेंगे? क वाले में लिखेंगे आप दस्तावेज और ख वाले में जियाउद्दीन वर्नी और ग वाले में लिखेंगे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर तीनों जगह पे आप क्या क्या भरेंगे? पहले वाले में दस्तावेज, क वाले में, और ख वाले में भरेंगे जियाउद्दीन वर्नी और ग वाले में
यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है ना आपके लिए, यहाँ पर खाली दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या भरेंगे आप? यहाँ पर भरेंगे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, आइए। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था वैयक्तिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार से आप पांचवें प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखें। इसके बाद बच्चों आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रश्नों में है, आइए समझें। और यहाँ पर है छठा प्रश्न, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? उत्तर में क्या लिखेंगे आप? पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ क्या था? गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकतर क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। इसके बाद गया शब्द यहाँ पर जो है हिंद के ही कुछ समान था, जो कि शब्द क्या था? हिंद के समान था। और मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का यानी कि छठे प्रश्न का उत्तर आपके लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसके बारे में पूरी जानकारी दें और इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद 7वां प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो उस ज़माने में जो जातियों के मामले थे वे कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उत्तर लिखेंगे आप 7वें प्रश्न का, जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इस प्रकार से आप 7वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर देखते हैं बच्चों 8वां प्रश्न है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? है ना प्रश्न यहाँ पर, क्या है? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत, साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। और इसके बाद आइए विचार करें। आप देख रहे हैं ना बच्चों? तो यहाँ पर 9वां प्रश्न आपके लिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उत्तर में लिखेंगे, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। जैसे फर्स्ट में देखें आप, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें हर कोई नहीं पढ़ पाता बच्चों। और सेकंड में लिखेंगे, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इसके बाद अगला लिखेंगे आप थर्ड में, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः
एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। और इसके बाद लिखेंगे आप अगला पॉइंट लिखेंगे, इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये जो आपके लिए उत्तर हो गया बच्चों, जो कि काफ़ी लंबा उत्तर है यहाँ पर, तो आप इसे पूरा विस्तार पूर्वक लिखें ताकि आपके अध्यापक या आपके जो टीचर हैं उनकी समझ में अच्छे से आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपका उत्तर सही हो। इसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चों, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। समझ गए ना आप, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। उत्तर में लिखेंगे आप, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। यह है आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि 10वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप, आइए करके देखें। ये क्या है आपके लिए, आइए करके देखें। और यहाँ पर आपके लिए 11वां प्रश्न पूछा गया है कि अध्याय में दिए गए मानचित्र 1, आपने पढ़ा था ना पाठ अपना, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ को देखें। वहाँ पर लिखा है कि अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। और मानचित्र 2 की बात करते हैं तो मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानताएं थी। तो क्या क्या थी वो समानताएं असमानताएं बच्चों, आप लिखेंगे दोनों मानचित्र में समानताएं। सबसे पहले आप समानताएं बताएंगे और फर्स्ट जो है समानता थी, पहली समानता, इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। क्या है बच्चों, क्या हैं वो एक जैसे, कन्नौज और सूरत। इसके बाद असमानताएं जो है बात करते हैं, असमानताओं की बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत समझते हैं। यहाँ पर होंगखेंगे जो लिखा है इसे आप ऐसे ना लिखें, जहाँ पर आज उत्तर भारत है। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है। और लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है, जैसे मुंबई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। तो इस प्रकार से आप इसमें समानताएं और असमानताएं लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न आपके लिए, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख यानी रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है। क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है, वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं। देख रहे ना आप, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है ये आपके लिए बच्चों। आप जो है इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें। अभिलेख होते हैं ना, रिकॉर्ड होता है गाँव का, तो आप जो है आपके गाँव या शहर का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, उनकी देखभाल कौन करता है, ये सब यहाँ पर आपने उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख यानी जो रिकॉर्ड होता है गाँव का, जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो देख रहे ना आप बच्चों, ये है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या था 12वां, ये है, पता लगाइए। और ये आप उत्तर देखें, यहाँ से लिखें। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार कक्षा 7 के
हमारे अतीत विषय के सभी प्रश्नोत्तरों को जानने के लिए, सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।